नमस्कार। पश्चिम बंगाल दशकों से एक बहुत ही उलझी हुई और गंभीर समस्या से जूझ रहा है, अवैध प्रवासन का संकट। तो चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा इतना अहम क्यों है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासन इतना बड़ा मुद्दा बन कैसे गया? इसका जवाब देखिए कोई सीधा साधा नहीं है। ये कई ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक धागों से बुना हुआ एक जटिल जाल है। आइए एक एक करके इन धागों को सुलझाते हैं। इस पूरे संकट के केंद्र में दो मुख्य समूह हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ हैं बांग्लादेशी प्रवासी जो ज्यादातर बेहतर आर्थिक मौकों की तलाश में 1971 के बाद से भारत आते रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं रोहिंग्या शरणार्थी जो म्यांमार में भयानक सैन्य अत्याचार से अपनी जान बचाकर भागे हैं, खासकर 2012 और 2017 की घटनाओं के बाद। अब ये संकट कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ है, इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। ये समझने के लिए कि आज हालात इतने पेचीदा क्यों हैं, हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। कहानी की शुरुआत होती है 1971 से। जब बांग्लादेश बना तो वहां की गरीबी और अस्थिरता के कारण प्रवासन की पहली बड़ी लहर आई। फिर दशकों बाद 2012 में म्यांमार में हिंसा ने रोहिंग्या लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और ये संकट 2017 में अपने चरम पर पहुंच गया, जब एक बड़े सैन्य अभियान के चलते लाखों रोहिंग्याओं को भागना पड़ा, जिनमें से बहुतों ने भारत में पनाह ली। इस समस्या का पैमाना समझने के लिए जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 2217 किलोमीटर। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई है, और ये कोई सीधी कटीले तारों वाली दीवार नहीं है। ये सीमा नदियों, जंगलों और खेतों से होकर गुजरती है, जो इसे दुनिया के सबसे पोरस बॉर्डर्स में से एक बनाती है। मतलब इसकी निगरानी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बॉर्डर पर ही खत्म नहीं होती। इस प्रवासन ने पश्चिम बंगाल के समाज, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सुरक्षा पर बहुत गहरा असर डाला है। चलिए इन प्रभावों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर तो जमीनी स्तर पर महसूस होता है, जनसंख्या का दबाव। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग एक इलाके में आते हैं तो वहां के स्थानीय संसाधनों पर बोझ बढ़ना तो लाजमी है। नौकरियों के लिए मुकाबला बढ़ जाता है, सस्ते लेबर की वजह से मजदूरी दरें गिर जाती हैं, और घर, पानी और खाने जैसी बुनियादी चीज़ों पर भी दबाव बढ़ता है। और यहाँ से ये मामला और भी ज़्यादा संगीन हो जाता है। ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं रह जाती, बल्कि ये एक पहचान और सुरक्षा का संकट बन जाती है। कई प्रवासी नकली दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और वोटर आईडी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ये ना सिर्फ नागरिकों की पहचान को मुश्किल बनाता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है, क्योंकि आतंकवादी संगठन इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। ये एक काफी संवेदनशील विषय है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कुछ इलाकों में इस प्रवासन ने वहां के जनसांख्यिकीय संतुलन को, मतलब डेमोग्राफिक्स को बदल दिया है। इससे स्थानीय लोगों में एक तरह का सामाजिक तनाव और असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, और इन बदलावों ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी खूब हवा दी है, जहां इस मुद्दे का इस्तेमाल अक्सर वोट बटोरने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही जुड़ती हैं कानून और व्यवस्था की चुनौतियां। कई रिपोर्ट्स इन प्रवासी आबादी को मानव तस्करी, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे संगठित अपराधों से जोड़ती हैं। ये समस्याएं खास तौर पर उत्तर 24 परगना, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे सीमा से लगे जिलों में ज्यादा गंभीर हैं। अब इतनी जटिल समस्या के लिए एक मजबूत और एकजुट सरकारी एक्शन की जरूरत होती है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक और पेच है। इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच गहरे मतभेद हैं, जो किसी भी समाधान को और भी मुश्किल बना देता है। दोनों सरकारों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। केंद्र सरकार रोहिंग्यास को अवैध प्रवासी मानती है, शरणार्थी नहीं, और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेजने की बात करती है। एनआरसी और सीएए जैसे कानून इसी सोच का नतीजा हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार इस मुद्दे को मानवीय आधार पर संभालने की वकालत करती है। और यहीं से राजनीति का खेल शुरू हो जाता है। विपक्ष का एक बड़ा आरोप यह है कि राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते कोई सख्त एक्शन नहीं लेती, क्योंकि ये प्रवासी समूह एक बड़ा वोट ब्लॉक बन चुके हैं। ये आरोप केंद्र और राज्य के बीच टकराव की एक बड़ी वजह है। तो सवाल यह है कि इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया कैसे जाए? आगे का रास्ता क्या है?
चलिए कुछ प्रस्तावित समाधानों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इस समस्या का कोई एक आसान हल नहीं है। इसके लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम करने की ज़रूरत है। पहला, ड्रोन जैसी मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करके सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाना। दूसरा, एनआरसी जैसी प्रक्रियाओं के जरिए नागरिकों और अवैध प्रवासियों की साफ साफ पहचान करना। तीसरा, प्रवासियों की वापसी के लिए बांग्लादेश और म्यांमार के साथ कूटनीतिक समझौते करना। चौथा, जो सच में शरणार्थी हैं उनके प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना। और शायद सबसे जरूरी पांचवा कदम, केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक सहमति बनाना, ताकि एक मिलकर बनाई गई रणनीति पर काम हो सके। और अंत में समाधान का सार शायद इसी एक विचार में छिपा है। इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करना होगा। एक स्थायी समाधान तभी मिल सकता है जब मानवीय संवेदना और राष्ट्रीय हित दोनों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाया जाए। तो हम इस विश्लेषण को इसी अंतिम और सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं, मानवीय करुणा और राष्ट्रीय हित के बीच वो संतुलन असल में कैसे खोजा जाए। इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन इसे खोजना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है।